मेरे साथ अमित पुरी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से। दीपक सिंघल साहब फार्मर चीफ सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश सरकार में और 38-39 साल का इनके पास बड़ा लंबा अनुभव है। मेरे साथ SM अशरफ साहब जुड़ रहे हैं लंदन से। दुर्भाग्यवश ये गए थे घूमने और फंस गए वहीं पे। 1 महीने से ये जनाब लंदन में कहीं शरण लिए हुए हैं। अब 1 महीना हो गया, पता नहीं इनके पास पैसे वैसे ही बचे कि नहीं, अभी पूछेंगे इनसे। और डॉक्टर अनूप अग्रवाल मेरे साथ हैं और नंदिनी प्रियदर्शनी। बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो दीपक सिंघल साहब, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आज एक ओपन फोरम में हम लोग एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे बात करें और ये समझें कि क्या अब ये वक्त आ गया है कि आर्थिक मामलों में हमको कन्वेंशनल थॉट प्रोसेस जो हमारे आर्थिक मामलों में अभी तक की सोच रही है, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे देश की हो, चाहे दुनिया की, अब हमको कन्वेंशनल थॉट प्रोसेस से बाहर आना पड़ेगा। और आपकी वो लाइन में याद करता हूं कि अभी हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। गो अहेड सिंघल साहब। जी नमस्कार। आपके टेलीविजन चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले तो जो हमारे कोरोना के योद्धा हैं जो कि लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सबके बिहाफ पर फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके प्रति नमन। चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर्स हों, चाहे पत्रकार हों, सब लोग जो अपने जान जोखिम में डाल के इस लड़ाई में भारतवर्ष में प्रदेश में जो कार्य कर रहे हैं उनको प्रति नमन। जहाँ तक आपने बात कही है, मैं हमेशा कह रहा हूँ कि ये एक ऐसा, अब जो समझ में आ रहा है पिछले 1 महीने के अनुभव के आधार पर, कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि शायद इसमें हर एक को इससे गुजरना ना पड़े। ये सोचना पड़ेगा कि ये एक ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिसमें कि किसको है, किसको इन्फेक्शन हो जाए, कब हो जाए, कहाँ हो जाए, इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। क्योंकि अब ये जो एसिम्प्टोमेटिक बात उठी है कि 85% लोगों को एसिम्प्टोमेटिक वायरस का इफेक्ट होगा, तो ये बात को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि अब इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको डरने के स्थान पर इसको जीना और साथ में उसके लिए जो डिस्टेंसिंग का कंसेप्ट रखते हुए जितना जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे उसके साथ में हमको बढ़ना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। केंद्र प्रदेश सरकारों द्वारा विशेष प्रयास करके देखिए 3.5 टाइम्स बिल्टअप कर दिया मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, लेकिन जो वहाँ पे ग्राउंड में ज़मीनी हकीकत हुई है ब्रजेश जी, ये भी मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि मेरी जैसे जो आज लॉकडाउन हुआ तो उससे जो आर्थिक आपने बात उठाई है, मैं उसको सबसे पहले बात कहूँगा कि पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था हिल गई है। टूरिज्म सेक्टर हिल गया है, जो आपका होटल सेक्टर हिल गया है, इंडस्ट्री ट्रेड कॉमर्स पूरा बंद है। तो ये देखना पड़ेगा कि हमको बैलेंस करके कैसे ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। ये बात तय है कि इंडिया में और प्रदेश के देखिए इस एग्जाम्पल लीजिए कि आप हमारे यहाँ इतनी गरीबी है कि गांव में चलिए शहर में, कस्बे में, तो अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग कैसे हो सकती है जब 11 आदमी एक मकान के अंदर रह रहे हैं। तो इसका मतलब ईश्वर ने यहाँ पर बेटर हमारे अंदर जो इम्यूनिटी जिसे कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी बेटर दी है हमारे प्रदेश और देश में। तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। अब मैं ज़मीनी हकीकत के रूप में मैं आपको 1-2-3 उदाहरण रखना चाहूँगा जो कि मैं आपके माध्यम से शायद जो और लोग भी ऐसे ये कहा जा रहा है कि उद्योग के बारे में मेरे विपिन मल्लन यहाँ पे नोएडा में, विपिन मल्लन नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। हमने उनसे कहा भाई कि देश में 7 लाख करोड़ रुपया बैंकों को दे दिया गया है रिवर्स रेपो रेट कम करके। तो हमसे बोले सिंघल साहब मुझे 10,000 में से जरा एक उद्योग का नाम तो बताइए कि किसी ने ये रुपया लिया हो या किसी को देने का प्रयास हुआ है। आज की तारीख में भी पिछले 10 दिन में एक आदमी को कहीं कोई लोन की स्थिति पैदा नहीं हुई। कोई ग्राउंड पे किसी को मिला ही नहीं है, ना कोई लेना चाहता है, क्योंकि वो कहेगा साहब अगर मैं इस लोन को उठाऊंगा तो मेरे जो फिक्स एक्सपेंसेस हैं, मेरे बिजली का बिल है, मेरे को लीज रेंट देना है, मेरे 50 किस्म के एक्सपेंसेस हैं, तो मैं फर्दर बैंकरप्ट होने के लिए ये लोन तो ना उठाऊंगा। तो ये ज़मीनी हकीकत पकड़नी पड़ेगी कि जो बातें हम घोषित कर रहे हैं उसका मौके पर क्रियान्वयन कैसे हो रहा है। लॉकडाउन का बहुत अच्छा है, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन नोएडा में बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन ने इम्प्लीमेंटेशन किया, लेकिन जो उसका पैरेलल अगर देखेंगे तो आपको देखेंगे वहाँ पर उसका जो लोगों का इंडस्ट्री ट्रेड कॉमर्स बंद होने से अर्थव्यवस्था पूरी बैठ गई है। तो जान भी देनी है लेकिन जहान भी चलाना है। तो जमीनी हकीकत यह है ब्रजेश जी कि किसी आदमी ने मुझे आप एक आदमी से मैंने पूछा भाई 10,000 में एक ने तो लोन लिया होगा कि ना साहब, एक ने भी नहीं लिया। तो इसका मतलब फिर वो 7 लाख करोड़ रुपए खाली बैंक में रखने के लिए हैं या खाली किसी को देने के लिए हैं, ये सोचने की बात होगी।
दूसरी बात वो कहते हैं कि साहब हम इसको किसी को कैसे चलाएं। कल ये गवर्नमेंट का ऑर्डर इशू हुआ है कि साहब अगर कोई किसी जगह सोशल डिस्टेंसिंग में नहीं होगा तो मालिक जिम्मेदार नहीं होगा। अब आप सोचिए कि इस क्षेत्र में 20 एफआईआर दर्ज हो गई लोगों के खिलाफ। अगर मान लीजिए कोरोना किसी के अंदर निकल जाएगा, किसी आप ही के चैनल में बैठे बैठे किसी कर्मचारी को कोरोना हो जाए, कल को ब्रजेश मिश्रा जी को बंद कर दिया जाए, तो फिर तो ऐसे कौन व्यवसाय करेगा। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको कल क्लैरिफिकेशन इशू किया है। मैंने इसको नेशनल चैनल पे भी उठाया था। अब ये क्लैरिफिकेशन आ गया होगा कि वो जिम्मेदारी उसकी नहीं होगी, लेकिन ये जो गवर्नमेंट के जो क्लैरिफिकेशंस होते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन जब तक ग्राउंड लेवल पे थानेदार या जो आदमी इम्प्लीमेंट कर रहा है वो उसको नहीं करेगा तो उस बात में फिर कोई बात नहीं आएगी। तीसरी जमीनी हकीकत जो है आपको देखने के लिए, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जो कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं वाले, कल एक एक्ट में अमेंडमेंट हो गया। आपने हमारे जो एक्ट था एपिडेमिक एक्ट में, जिसमें डॉक्टर्स के लिए तो हो गया कि साहब उसमें सजा हो जाएगी, लेकिन लड़ाई तो पुलिस वाले भी लड़ रहे हैं और सब लोग भी लड़ रहे हैं। तो सरकार को जो सही बातें, जमीनी हकीकत को जानने का कोई व्यवस्था पहुंचे, तो उसमें जो आदमी लड़ रहा है तो उसके साथ पीपीई किट कितने के लोगों को लगा। अभी आपने खुद ही एक ट्वीट किया ब्रजेश जी, जिसमें ये कहा कि लखीमपुर में एक सीडीओ ने कितना अच्छा काम किया कि एक लड़के ने वहीं लोकल लेवल पे पीपीई बनवा ली। तो मैंने ऐसी जानकारी प्राप्त की अनौपचारिक रूप से तो मैंने ये जानकारी वहां के कुछ लखीमपुर की, मैं रहा हूं चीफ सेक्रेटरी, तो जानकारी ली भाई क्या हुआ। तो बोले कि साहब उसका पॉलीप्रोपिलीन जो होता है उसका खर्चा सरकार ने नहीं दिया, वो सीडीओ ने अपने दमखम भर के किसी पब्लिक से दिलवा दिया। अब मेरा प्रश्न फिर के बार बार मैं उठाता हूं कि जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में मिटिगेशन फंड का प्राविधान है तो सरकार उसको गठित कर दे। ये सारी चीज खर्चे जो हैं, मास्क है, पीपीई हैं, ये सब जो मशीनरी काम कर रही है उसको मुफ्त में मिलना चाहिए। कोई कलेक्टर के पास उत्तर प्रदेश में पीपीई किट खरीदने का अधिकार नहीं है। सिंघल साहब जो सेवा कर रहे हैं, सिंघल साहब मैं दावे से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी कलेक्टर के पास पीपीई किट खरीदने का अधिकार नहीं है, नहीं खरीद सकते। अगर है शासनादेश तो मैं चुनौती दे रहा हूं, दिखाया जाए। देखिए मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैंने भी इस बात की जानकारी लेने की कोशिश की। देखिए वो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी तक हमने जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में जो रिस्पांस एंड मिटिगेशन फंड के हेड्स क्रिएट नहीं किए। दूसरा, कोविड बजट के, देखिए वेज एंड मीन्स के भी बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अब पेट्रोल, ये राज्य सरकार में टॉप लेवल पे सबको संवाद करना पड़ेगा कि हमें पेट्रोल का, डीजल, पेट्रोल, एक्साइज, इन सब चीजों का रेवेन्यू स्ट्रीम पिछले 2 महीने से जीरो है। सर मैं एक इससे भी आगे बढ़ के आपको बताता हूं, 30% है मेरी नॉलेज के साथ। उत्तर प्रदेश मेडिकल इस परिप्रेक्ष्य में जो सप्लायर्स कारपोरेशन नाम की एक संस्था है आपके यहाँ, उसने घटिया पीपीई किटों की आपूर्ति की। डीजी हेल्थ ने इसकी शिकायत की जी। आपने कोई जांच नहीं कराई उसकी? नहीं कराई भाई, आपकी मर्जी, आप कराएं ना कराएं, सरकार आपकी। उसके बावजूद उसी डिफाल्टर कारपोरेशन को आपने फिर से 50 करोड़ रुपया दे दिया कि जाओ फिर पीपीई किट खरीदो। एक बार जब कोई डिफाल्टर साबित हो गया, एक बार जब गलत साबित हो गया, तो उसके ऊपर कार्रवाई न करके आपने उसको दोबारा दे दिया। सेंट्रलाइज्ड परचेज कर रहे हैं। अरे दीजिए कलेक्टर्स को अपने हिसाब से खरीदें। आप क्यों खरीद रहे हैं? वो भी तब जब वो कारपोरेशन एक बार गड़बड़ी में पकड़ा जा चुका है। देखिए ब्रजेश जी, मैं इस बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज ये राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का प्रश्न चिन्ह है। तो एज प्रशासनिक अधिकारी जो मैं जिम्मेदार रहा हूँ, तो ये जो मैं इंडिविजुअल इशू में, क्योंकि मेरे को निजी जानकारी नहीं है तो इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन मैं इस बात पे अपनी जगह कायम हूँ कि अगर ये दोनों फंड डिसेंट्रलाइज करके असेंबली से इस बात को पास करा के जिला मजिस्ट्रेट को वहां पे लॉन्ग टर्म दे दिए जाएंगे, तो निश्चित रूप से जो डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं, अगर मान लीजिए मैं क्वारंटाइन में सेंटर बनना है, कितने सारे उसमें गद्दे लगने हैं, रजाई लगनी है, अगर मान लीजिए कहीं साइकिल लेके देनी पड़े, आज मान लीजिए कंट्रोल रूम खुलना है, कोई जरूरी नहीं सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम खुले, आप हर मोहल्ले में एक आईटी के बच्चे को कह दिए भाई तुम इस एरिया का कंट्रोल रूम हो, तो इसमें जो खर्चा होगा, तो मेरे को कहना है कि रिकास्ट करना अपना बजट बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य है। आपको बजट की प्रायोरिटी दूसरा मैं आपसे समझना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने अभी नॉर्मल पिछले महीने अपने जो विधानसभा से बजट पास किए उसमें तमाम बजटरी एलोकेशंस किए हैं। अब हम इतनी बड़ी विपदा का सामना कर रहे हैं कि अब हमारे पास, तो मैं तो उम्मीद करता हूं कि जीएसटी हो, एक्साइज हो, बाकी टैक्सेस हो उत्तर प्रदेश को, इस महीने तो घट के मुझे लगता है 60-70% आपके टैक्स कलेक्शन घट जाएगा इस दौरान, और अगले 2-3 महीने ये स्थिति रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में ओपन होगी। तो क्या ये वक्त आ गया है कि हमें बजट रीएलोकेशन का प्रबंध करना चाहिए?
असेंबली का कोई स्पेशल सेशन बुलाया जाए, बजटरी रीएलोकेशंस होने चाहिए जो हमने मंत्रालयों को पैसे दिए हुए हैं या जो अर्लियर सैंक्शनड हो चुके हैं असेंबली के थ्रू, ताकि हम उस पैसे को दूसरे डिजास्टर के दूसरे कामों में इस्तेमाल कर सकें। देखिए ब्रजेश जी, मैंने आपसे पुनः निवेदन किया है कि जितनी मेरे को ज्ञान है 38 वर्ष का, इसमें कोई चारा नहीं है, बल्कि कोविड बजट के नाम से एक बजट को पूरा रिकास्ट करना होगा, अपनी प्रायोरिटीज को आपको शिफ्ट करना होगा। आपके जो जान है जहान है के साथ में जो जहान है का मॉडल करना है, उसमें वो प्रोग्राम जिसमें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, जो आपके नए मॉडल ऑफ इकोनॉमी की आपने बात की है। तो हमारा स्वराज का जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि स्वावलंबी सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाना पड़ेगा। अब सेल्फ रिलायंट इंडिया बनेगा कैसे, इसका रोड मैप क्या होगा? तो इसलिए करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई सेल्फ रिलायंट इंडिया बने, लेकिन उसके हिसाब से आपको इंडस्ट्रीज जो आपके डिकंजेस्ट करने, आपकी प्रॉब्लम कहाँ है? एनसीआर में है, आपकी प्रॉब्लम बंबई कलकत्ता में है, बड़े शहरों में है, लेबर वहां से लौट के गई है, तो आपको रोजगार के साधन ब्लॉक लेवल पे वहां क्रिएट करने पड़ेंगे, डिफरेंट डिसेंट्रलाइज करने पड़ेंगे। अब रहते हैं संसाधन की बात, मैं तो कभी कभी बात आपको अन्यथा ना लगे और लोगों को अन्यथा ना लगे, तो हमारे देश में ये क्राइसिस का समय है, इस समय मैं सुझाव देना चाहूंगा कि जकात है। जकात क्या होता है धर्म में? मैं 10% अपने आय का आपको दे दूंगा भगवान के लिए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में मैं पैसे चढ़ाता हूं, तो क्यों नहीं हमारे जनप्रतिनिधि मिलकर इस बारे में सब आपस में बहस करते हैं कि जितना 90% पैसा जो जमा है इन सब चीजों में, उसको फंड्स क्रिएट करके आउट ऑफ बॉक्स उसका एक फंड बना दें। तो आप चाहते हैं कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और ये जो ट्रस्ट है ये अपनी सार्वजनिक संपत्ति को घोषित करें और उस संपत्ति का एक हिस्सा कोविड के महामारी से लड़ने के काम आए, आप ये कहना चाहते हैं? देखिए मेरा सिर्फ निवेदन है, ये इसको कोई अन्यथा ना ले, ये राष्ट्र जो भी चीजें हैं, धर्म जो है, धर्म किस लिए है? धर्म जीवन को चलाने के लिए है। एक आम इंसान का, एक जो हमारे यहाँ कहा जाता है गरीब की सेवा किसी मंदिर में जाने से अच्छा बेहतर है, इसीलिए हम लोग सब मिल को खिला पिला भी रहे हैं। तो ये बारे में कम से कम बहस जरूर छिड़े, आबादी पे बहस छिड़े, अगर आबादी नियंत्रण कैसे की जाए इस पे बहस छिड़े। आप जो मुद्दे इस समय हैं, अगर ज्यादा क्लस्टर्स होंगे, रोजगार पे बहस छिड़े, लेकिन उसको ग्राउंड रियलिटी पे हम लोग इंप्लीमेंट कैसे करें? जो ग्राउंड गवर्नेंस है सर वो पुअर है सर, कि अगर हमको जमीनी हकीकत नहीं जानेंगे, जो ग्राउंड गवर्नेंस है और जो आप एक्चुअल तस्वीर दिखा रहे हैं उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आई एम सॉरी बट ये सही है। मैं आपको एक अंतिम बात कहूंगा, मैं ये तो नहीं कहूंगा, देखिए मैं टिप्पणी इस पे नहीं करूंगा, आप लोग पत्रकार हैं, आप निष्पक्ष कोई भी बात कहना चाहें, मैं इस बारे में नहीं कहूंगा। देखिए हर एक ये नहीं कहूंगा पुअर है, बहुत अच्छी चीजें भी हुई हैं, बहुत अच्छे, अगर मान लीजिए 3.5 गुना मेडिकल फैसिलिटी बढ़ी है, जो जमीन पे बहुत से लोग घर में जो राशन पहुंच रहा है, पानी पहुंच रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हर चीज में अच्छाई भी होती है, कुछ कमियां भी होती हैं। तो जो सुझाव है वो सृजनात्मक रूप से देने चाहिए, वो कोई आलोचनात्मक सुझाव नहीं होते हैं। मान लीजिए कोई आदमी जो मिटिगेशन फंड होता है उसके अंतर्गत उसको पैसा मिल जाए, मैं आपको एफआईआर वाली बात कहता हूं। सर एक महीने से तो कह रहे हैं आपने कह दिया साहब, हमने जिला अधिकारियों को अधिकार दो, दोनों फंड जिलों में क्रिएट कर दो, आप नहीं कर रहे हो। अब आप मेरे से उम्मीद करते हो मैं दिन भर मीठी मीठी बातें करूं, तो कैसे करूंगा? जब 1-1.5 महीने से नहीं सुन रहे हो तो सुनाना तो पड़ेगा ना। ब्रजेश जी मैं कह रहा हूं, देखिए यही डिबेट का मतलब ही यही होता है। मेरा सिर्फ ये कहना है, सब आदमी बेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक अनुभव को आदमी को साथ लेकर उस अनुभव को प्रयोग करें। मैं एफआईआर की बात इसलिए बता रहा हूं, आपने कह दिया जिन 6-8 लोगों के 10-15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, तो कम से कम ये शासनादेश कल जो आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनकी एफआईआर लग के उनकी एफआईआर तो खत्म हो, लोगों को एतबार तो हो कि साहब मैं फैक्ट्री चलाऊंगा, आगे मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी। धन्यवाद। मैं दीपक सिंघल जी की तरफ रुख करना चाहता हूँ। दीपक सिंघल जी देखिए, थोड़ा ग्लोबल पर्सपेक्टिव पर भी लौटा जाए। सबको पता है कि ये वायरस वुहान चाइना से निकला, चाइना की भूमिका इसमें बेहद संदेहजनक है। चाइना पर जो निर्भरता है पूरे दुनिया भर की, वो बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, सर्विस सेक्टर का भी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी, इंडस्ट्री सेक्टर का भी। क्या अब यह वक्त आ गया है कि हमें चाइना पर अपनी निर्भरता को पूरी दुनिया को कम करना पड़ेगा? थोड़ा टेक्नोलॉजिकल हमको शिफ्ट करना पड़ेगा, चाहे वो साउथ कोरिया की तरफ, चाहे वो जापान की तरफ, मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया की तरफ। अब पूरी दुनिया ने चाइना से को बाइकआउट करने का वक्त है। चाइना से हमको अब इन सब चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा अगर दुनिया को बचानी है तो।
अगर एक ध्रुवीय व्यवस्था से बचना है तो। ब्रजेश जी देखिए, इस दिशा में केंद्र सरकार ने अभी जो निर्णय लिया है कि जो हमारी एफडीआई नीति है उसमें जो चाइना से इन्वेस्टमेंट आते थे या नेबरिंग कंट्रीज़ के इन्वेस्टमेंट की परिभाषा में लेते हुए अब ऑटोमेटिक रूट से हटाकर एफआईबीपी रूट में कर दिया। ये बहुत ही खतरे की घंटी थी कि कोई जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में आके चाइना जो है कहीं से भी इनसाइड इन्वेस्टमेंट कर ले और इंडिया आगे चल के चाइना की कॉलोनी बन जाता अगर ये एफआईबीपी रूट की जगह ऑटोमेटिक रूट पे रहता। तो लोगों ने शुरुआत तो केंद्र सरकार की तरफ से इसमें पहल हो चुकी है जिसमें चाइना काफ़ी अपोज भी कर रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जैसे देखिए एनवायरनमेंट के फील्ड में देखिए, अगर हम भी दुनिया भर की कॉन्फ्रेंसेस में गए हैं, एक कार्बन को लेकर पूरी दुनिया में बहस छिपी थी कि जो कार्बन फंड बना था कि जिसने पूरी दुनिया में प्रदूषण ज़्यादा फैलाया उस देश पे दंड लगता था। तो इस पे बहस शुरू होनी चाहिए पूरे देश और प्रदेश स्तर पर से लेकर देश स्तर पर कि जिसने एपिडेमिक फैलाया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि वुहान से शुरू हुआ, तो जिसने ये एपिडेमिक बनाया तो उसका एपिडेमिक का भी दंड उस देश के ऊपर लगना चाहिए। और इसकी शुरुआत जो है, अगर मान लीजिए डिप्लोमेसी के एंगल से मैं निजी राय व्यक्त कर रहा हूँ, बाकी तो हमारे इस देश में बहुत फॉरेन सर्विस के बहुत विद्वान हैं, बड़े बड़े लोग इसमें काम करते हैं, लेकिन अगर जो चाइना का इन्वेस्टमेंट यूएस ट्रेजरी में है, करीबन 1.5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का इन्वेस्टमेंट चाइना का यूएस ट्रेजरी में है। आज मान लीजिए यूएस उस पर सैंक्शन लगा देता है, हम लोग को दबाव बनाते हैं कि साहब वो चाइना का पैसा को यूएस ट्रेजरी जब्त कर ले, चाइना की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि हमारे जो छोटे स्तर पे भी प्रदेश स्तर से देश स्तर पे हर एक को जो अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे जापानीज टेक्नोलॉजी है, ताइवान की टेक्नोलॉजी है, आपकी साउथ कोरिया की टेक्नोलॉजी है, इन लोगों से इनके एम्बेसी से संपर्क करके और इनसे हमारे पास अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज कहाँ से आ सकती हैं। हमको दूसरी बात है अपने रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसा ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। आज मान लीजिए उत्तर प्रदेश में किसी दवाई पे रिसर्च करनी है तो उसके लिए पैसा इन्वेस्टमेंट है क्या? अगर आप मान लीजिए ईमानदारी पूर्वक हम लोग देखें तो बरसाती पन्नी खरीदने से फुर्सत प्रदेश सरकारें कौन सा पैसा खर्च कर रही है? महामारी में भी पैसा बनाने से आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट तब रिसर्च करेंगे ना। अब देखिए साहब, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मैं इंस्टीट्यूशनल बात कर रही हूँ। ऐसे समय में हमको देखिए जो भी स्थिति है ऐसे समय में जी नहीं, मैं ये नहीं चाहता हूं ब्रजेश जी आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, बट मैं एज वरिष्ठ जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी जो रहा हूं उसके आपने मुझसे पूछा तो हमको ये जो मैं इंस्टीट्यूशनल बात कह रहा हूं, इंस्टीट्यूशनल एक फंड क्रिएट किया जाना चाहिए। आई डू एग्री। चेंजेस क्या क्या करने हैं हमें इंस्टीट्यूशन। अब जैसे किसी ने अभी ग्रामीण क्षेत्र में बात की, मतलब मेरा ये कहना है कि आपको अपने रिसोर्सेज को रीओरिएंट करना पड़ेगा, अपने बजट को भी रिकास्ट करना पड़ेगा, कोविड बजट लाना पड़ेगा, मैं नंदिनी जी आऊंगा। नंदिनी जी बस फौरन आपके पास आता हूं। इंटीग्रेशन करना पड़ेगा गांव से। मेरा ये जो मैं 1 मिनट के लिए आपके ब्रजेश जी कह रहा हूं, जैसे किसी ने कहा गांव में रोजगार, तो मैं सिर्फ कह रहा हूं कि ब्लॉक हमारे गांव की इकाई होती है जिसमें 100 गांव होते हैं। अगर आप इमेजिन करें कि वो ब्लॉक स्तर पे 200-400 एकड़ में कुछ जो ऐसी जो कि इंडस्ट्रीज हैं वो उधर की तरफ मोड़ी जाएं तो 6 महीने 8 महीने साल भर लगेगा, लेकिन रोजगार के साधन वहां पर आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लाने पड़ेंगे। और एग्रीकल्चर की जीडीपी जो आज 1-1.5% चढ़ती है उसको बढ़ा के 5-6% का एक डेफिनेट प्लान लाना पड़ेगा। इस विषय में लोग सब सोच रहे हैं, लेकिन मेरी सिर्फ एक निवेदन है कि हम जो सोचें और जो कहें वो उसका तब फायदा जब धरती पे इंप्लीमेंट। तो मैं हमेशा से ग्राउंड एडमिनिस्ट्रेटर रहा हूं, कोई फायदा नहीं हम किसी भी चीज को कहें कम, धरती पे दिखाई दे आदमी को।